पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो करेंसी है वो क्यों डेप्रिसिएट हो रही है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिसीजन है जो हमको और हमारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, जिससे कि हम हमारी जो करेंसी डेप्रिसिएशन है उसे रोक सके टू द सम एक्सटेंट। तो उसमें मेनली हम चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं: इंक्रीज इन रेपो रेट, ट्रेड बैलेंस, टू यूज मोर रिन्यूएबल एनर्जी एंड टू अवॉइड टैक्स रिडक्शन। अभी है ना, ये इंक्रीज इन रेपो रेट और टू अवॉइड टैक्स रिडक्शन वो हमारे हाथ में नहीं है टू द सम एक्सटेंट, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मगर ये ट्रेड बैलेंस है और इंक्रीज मोर रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके जो रिसोर्सेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का, ये दोनों चीज़ हमारे हाथ में है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। इस वीडियो में हम ये चारों चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन रेपो रेट। अभी जो रेपो रेट है वो 5% है। 2019 में जो रेपो रेट था वो 4% के अराउंड था। जो कि गवर्नमेंट ने रेपो रेट इंक्रीज किया तभी हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है। उसके पीछे हमको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो 2012 में जब रेपो रेट 9% था तब क्रूड ऑयल की प्राइस थी ना वो $110 के आजू बाजू थी। तब क्या होता था कि जो ओपेक डिसाइड करती थी ना क्रूड ऑयल की प्राइस, वही इंटरनेशनल मार्केट में होती थी, क्योंकि वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर जो क्रूड ऑयल का था ना वो ओपेक था। ओपेक में 7 कंट्रीज आती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ओपेक क्या होता है और उसके बारे में। सो ओपेक ने डिसाइड किया था $110, तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस थी वो $110 थी। अभी क्या हुआ, जो यूएस है, यूएस वो 2012 में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लाया जिससे कि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हो सके। अभी ये मेथड से क्या होता था कि जो यूएस थी उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने की। अभी क्या हुआ कि जो क्रूड ऑयल ये $110 पे दे रहा था, जो ओपेक था वो $110 पे ओपेक दे रहा था। अभी क्या हुआ कि जो ये यूएस है ना, उसने क्या कहा कि मैं $40 पे दे दूंगा। तो इसके कारण क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस क्रैश हो गई। सो इंटरनेशनल मार्केट में आप देखो तो 2012 में जो क्रूड ऑयल की प्राइस थी वो $110 थी और वही 2016 आते आते $50 रह गई, $50 रह गई। तो ये जब प्राइस क्रैश हुई 110 से $50, तब इन्फ्लेशन कम हुआ और इंडियन गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिली उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में। जब कभी भी रेपो रेट डिक्रीज किया जाता है तो जो इकोनॉमी है ना वो बढ़ती है कोई भी कंट्री की। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई, जो आरबीआई मेनली जो आरबीआई वो ऑटोनोमस बॉडी होती है, वो रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो वो 2012 से 2016 तक 9% से 6% आ गया था हमारा जो रेपो रेट था ना वो। अभी 2016 में क्या हुआ, डिमोनिटाइजेशन आया 2016 में। तो उससे क्या हुआ, जो इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ रहा था। डिमोनिटाइजेशन के कारण पीपल्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम और ऐसी सब प्रॉब्लम ड्यू टू द लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द कंट्री। अभी सब जो मिडिल क्लास है वो तो चल जाते हैं, उनको तो मिल जाता है खाना बना, उनके पास तो सेविंग्स भी होती है। मगर जो पुअर हाउस होल्ड है और उनके पास तब मनी नहीं होते, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने क्या किया कि जो ये रेपो रेट है ना उसको 6% से भी फर्दर रिड्यूस कर दिया। अब 2009 आते आते क्या हुआ कि जो हमारा रेपो रेट था ना वो ऑल टाइम लो के आसपास था, क्योंकि हिस्ट्री आप देख लो, रेपो रेट की हिस्ट्री कहती है कि जो रेपो रेट है ना वो मेनली 4% से 12% के बीच में ट्रेड करता है मेनली। फिर इससे नीचे भी जा सकता है, 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, 5% या 75%, वो डिपेंड होता है इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। तो ये मेनली इसके आजू बाजू ट्रेड करता है। तो हमारा जो रेपो रेट था 2019 में वो 4% के आजू बाजू था, मतलब ऑल टाइम लो के आसपास था। अभी इधर क्या हुआ कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन हुआ है ना, तो क्रूड ऑयल की प्राइस है ना $20 पे आ गई। इसीलिए इंडिया को इतना इंपैक्ट नहीं हो। और 2019 में आप इन्फ्लेशन देखोगे ना 2019-20 में, तो इन्फ्लेशन ओनली 3% था, जिससे कि गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनके रेपो रेट कम होने से, क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनली सभी कंट्री सफर कर रही थी। मगर हुआ क्या कि 2019 से 2020 में 2 साल में जो क्रूड ऑयल है वो $20 से $110 चला गया। मतलब आप देख सकते हो 600% बढ़ गया, 6 टाइम्स इंक्रीज हो गया। इससे जो इन्फ्लेशन था जो पहले 3% के अराउंड था, अभी वही इन्फ्लेशन आप देखो तो है ना 7% के अराउंड आया इंडिया का। सो ये इन्फ्लेशन भी 2 टाइम्स बढ़ गया। अभी इसको ओवरकम करने के लिए हमको रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, पर हम रेपो रेट है ना 4% से डायरेक्ट 8% नहीं बढ़ा सकते। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। अभी आप बोलोगे कि क्या रीजंस है, इसमें जो मेन रीजन होता है ना कि आप समझ लो, आप गाड़ी चला रहे हो,
आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो 200 की स्पीड है, 200 की स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो। तो अभी क्या होता है कि जब आप अचानक ही ब्रेक मार दोगे ना, तो आपकी गाड़ी पलटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मगर आप धीरे धीरे करके ब्रेक मारोगे ना तो आपकी गाड़ी नहीं पलटेगी। इसीलिए अचानक ही अगर 4% से 8% बढ़ा देगी तो हमारे देश की इकोनॉमी रेसेशन में भी आ सकती है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट पे हमारी होम लोन्स डिसाइड होती है, गोल्ड लोन्स और सभी कुछ ये इंटरेस्ट रेट पे ही चलता है। इसीलिए गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ा रही है, तो धीरे धीरे बढ़ा रही है, इसीलिए उनको अभी जो इनिशियल फेज में प्रॉब्लम हो रहा है, मगर फ्यूचर में उनका प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अगर ये ज्यादा ही अचानक ही फास्ट बढ़ा देगी, 4 to 8% डायरेक्ट बढ़ा देगी, तो पूरी इकोनॉमी रेसेशन में आ सकती है। 2008 में ऐसा ही हुआ था। अभी जो गवर्नमेंट का दावा है, जो गवर्नमेंट ने आरबीआई का जो दावा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अभी न्यूज में पब्लिश किया था, जो एस्टिमेट रेपो रेट है वो 6.5% तक बढ़ सकता है। तो अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है, और अभी इंक्रीज ही होने वाला है रेपो रेट, पर धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है वो इंक्रीज करेगी रेपो रेट। सो अभी क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ थोड़ा थोड़ा करके फर्दर रेपो रेट इंक्रीज करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो कंट्री है उसमें इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होने के कारण हमारी इकोनॉमी भी धीरे धीरे रिकवर होगी। मगर जो इन्फ्लेशन कम होगा ना, इसी के कारण हमारी जो करेंसी है ना वो डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं होगी। सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है वो है ट्रेड बैलेंस। ओवरऑल ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर जो ओवरऑल ट्रेड है किसी भी कंट्री का, अगर वो नेगेटिव में आता है तो वो ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है उस कंट्री का। अगर वही ट्रेड, जो ओवरऑल ट्रेड है, वही अगर पॉजिटिव में आता है तो वो ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का जो ट्रेड है वो ट्रेड डेफिसिट में आता है। ओनली 2 से या 3 कंट्री ऐसी है, जैसे कि चाइना और यूएस। अभी तो यूएस भी ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है कुछ टाइम से, तो वही उनका ही जो ट्रेड है वो ट्रेड सरप्लस में आता है। बाकी सभी का सभी ट्रेड डेफिसिट में आता है, क्योंकि वो जो कंट्रीज है चाइना और यूएस, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। अभी जो इंडिया का ट्रेड है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट में आता है। अगर आप देखो तो 2012 में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो $122 बिलियन का था, और वही 2016 में $40 बिलियन, और वही 2021 में $192 बिलियन। अभी जो हमारा 2012 से लेके 2016 में जो रिडक्शन इन ट्रेड डेफिसिट हुआ वो किसके कारण हुआ? याद करो, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्रूड ऑयल की प्राइस क्रैश हुई थी। जो इंडिया है ना वो 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसके कारण जो है ना ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना, इंपोर्ट कम हो गया। इंपोर्ट तो चलो पहले भी 1 लीटर ही हम 1 बैरल ही क्रूड ऑयल मंगाते थे, अभी भी हम 1 बैरल ही मंगाते हैं। मगर प्राइस गिरी तो जो हमारा ओवरऑल इंपोर्ट है, उसमें जो कॉस्ट होगा वो रिडक्शन हो जाएगा कॉस्ट का। तो यहाँ पे 2012 और 2016 में जो ये डिक्रीज हुआ, ये हमारे इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट हमने जो किया उसकी वैल्यू कम हो गई, इसके कारण हुआ। अभी वही ट्रेड डेफिसिट आते आते 2021 में 192 बिलियन हो गया, जो कि अभी क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज हुई है उसके कारण। इसका मतलब कि क्या, कि जब कभी भी क्रूड ऑयल की प्राइस कम होती है हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता है, और जब कभी भी क्रूड ऑयल की प्राइस ज्यादा होती है तब हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, क्योंकि हम 40% इंपोर्ट है ना, हमारा जो 40% इंपोर्ट वो क्रूड ऑयल से आता है। अभी इसमें देखने वाली चीज क्या है कि जो इधर है, इधर भी प्राइस सेम थी क्रूड ऑयल की, इधर भी, तो इधर $122 बिलियन है, इधर $192 बिलियन है, इधर ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। उसका जो रीजन है वो हमने इंपोर्ट भी बढ़ा दिया है और एक्सपोर्ट भी बढ़ा दिया है। अभी ये ग्लोबलाइजेशन का एरा है, अगर हम ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी भी कंट्रीज के। नई नई टेक्नोलॉजी हमको एडेप्ट करनी होती है। तो कहते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर और सभी जो मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल कहते हैं कि आप अपनी कमाई बचाने में मत ध्यान दो, आप अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकते हो उसमें ध्यान दो। इसी तरह आप इंपोर्ट कम करने में मत ध्यान दो, इंपोर्ट तो करो, इंपोर्ट जो करते हो उससे ज्यादा करो, मगर आप ये ध्यान दो कि हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज करने के क्या क्या रास्ते हैं? तो सबसे पहला है जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो स्टार्टअप्स इंडिया में, जो इनोवेशंस, उससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है, बहुत सारी पॉलिसीज ला रही है, बहुत सारी सब्सिडरीज ला रही है इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर के लिए, जिससे कि हम ग्रोथ कर सके हमारी जो इकोनॉमी है उसको। अभी जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट वो हमारा अगर बढ़ेगा ना तो हमारा जो ओवरऑल ट्रेड है ना वो डेफिसिट कम होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा और धीरे धीरे आपको सरप्लस में आ जाएगा। ये चीज मान के रखिए कि अभी जो हमारी डिपेंडेंसी है ना वो क्रूड ऑयल, ये मान के रखिए कि जो हमारी अभी डिपेंडेंसी है ना वो क्रूड ऑयल और कोल पे सबसे ज्यादा है,
जिस दिन अगर हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई ना क्रूड ऑयल और कोल पे, उस दिन हम है ना, हमारी जो इकोनॉमी है ना वो लीड करेंगे हम, और चाइना की इकोनॉमी को भी हम पीछे छोड़ देंगे। तो ये एक चीज है कि जो हमारा इंपोर्ट है ना वो तो कम नहीं हो सकता और हमें कम करना भी नहीं चाहिए, पर अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है तो हमको बढ़ाना चाहिए। तो हमारा थर्ड नंबर में आता है वो है टू यूज मोर रिन्यूएबल एनर्जी। उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें से हम 64% बाय थर्मल प्रोड्यूस करते हैं, जो 21% बाय रिन्यूएबल एनर्जी होती है, और जो हमारी 15% है वो अदर से प्रोड्यूस होती है लाइक हाइड्रो, न्यूक्लियर एक्सेट्रा। तो ये सब बिना के हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी टोटल वो प्रोडक्शन होता है। अभी इसमें मेनली ये देखने वाली चीज़ ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में 64% ये कंट्रीब्यूट करता है। इसके कारण क्या होता है कि जब कभी भी कमोडिटीज की प्राइस हाई होती है, जैसे कि कोल और क्रूड ऑयल, जो ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रोडक्शन होता है ना वो कम हो जाता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कोल। अभी रिसेंटली अभी कोल का शॉर्टेज हुआ, उसके कारण इंडिया ने भी थोड़ा चैलेंजेस फेस किया। तो इंडिया के अंदर भी कई कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ गई। तो इसमें क्या है कि हमारा जो इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है ना क्रूड ऑयल और कोल जो एनर्जी में यूज होते हैं वो बहुत ही कम है, इसीलिए हमारी जो डिपेंडेंसी है ना वो सबसे ज़्यादा है इस चीज़ पे। तो हमको क्या फोकस करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि जो हमारी इकोनॉमी है ना वो अच्छी बनी रहे। हम जैसे कि रिन्यूएबल है, जैसे कि सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल और वो सब जो एनर्जी पे जो हमारा जो वर्क है ना वो बढ़ाना। अगर समझो जिस दिन हमने अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया और जिस दिन हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल और क्रूड ऑयल पे वो कम हो गई, तो इंडिया एक ऐसा देश होगा जहां कोई भी देश इंडिया को कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है ना, उसका पीछे यही रीजन है। जो हम इंपोर्ट है कोल और क्रूड ऑयल का उसकी ज़्यादा है, उसकी जो डिपेंडेंसी है ना वो ज़्यादा है। मगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा एडप्ट करके हम इसकी जो डिपेंडेंसी है जो कोल की और क्रूड ऑयल की वो कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं हो सकती, धीरे धीरे ख़त्म होगी। अभी कुछ कंपनी है ना, जैसे कि जो कंपनी है एयरबस करके कंपनी है ना, उसने जो एनर्जी का नया सोर्स फाइंड आउट किया है लाइक हाइड्रोजन जो कि बहुत ही चीप और सस्ता है क्रूड ऑयल से। अभी 50 साल आप पहले पीछे देखोगे ना तो क्रूड ऑयल की इतनी डिमांड नहीं थी। क्रूड ऑयल की डिमांड क्यों हुई, क्योंकि व्हीकल्स ज़्यादा है। अभी जो आने वाला जो पीरियड होगा ना वो हाइड्रोजन एनर्जी का होगा। तो इसीलिए इंडिया को भी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए और जो अल्टरनेटिव है क्रूड ऑयल का वो ढूंढना चाहिए, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो सके। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो टू अवॉइड टैक्स रिडक्शन एंड अननेसेसरी सब्सिडरीज। जो 2020 में जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस किया था सब्सिडरीज पे वो ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ के आसपास था, और वही 2021 में 37,000 करोड़ था। मतलब 17% राइज हुआ जो हमारा सब्सिडरीज है उस पर एक्सपेंसेस। अभी ये कोई भी गवर्नमेंट अगर सब्सिडरीज देती है उसके जो पीपल है उनको, उनके जो जनता है पीपल है उनको, तो किसी भी कंट्रीज के लिए अच्छा माना जाता है। ओके, मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब अननेसेसरी टैक्स रिडक्शन और अननेसेसरी सब्सिडरीज जब मिलती है ना किसी भी कंट्रीज में, तो उनकी फॉरेक्स रिजर्व कम होता है। अभी जैसे कि अभी 1 मंथ आगो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स आता है ना वो कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा कि वो भी थोड़ा रिड्यूस कर दे। इसके वजह से कुछ स्टेट्स है जैसे कि तमिलनाडु और ऐसे सब स्टेट्स ने अपोज भी किया कि हम जो क्रूड ऑयल का है जो मतलब जो टैक्स है वो कम नहीं करेंगे। अभी इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना उनके भी हाथ बंधे हुए होते हैं। अभी जब क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनली मार्केट में बढ़ रही है तो इंडिया में भी बढ़ेगी। तो अगर 2019 में क्रूड ऑयल की प्राइस $20 पर बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में, और वही अभी $120 के आसपास है, इसका मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई है तो इंडिया के मार्केट में भी बढ़ेगी। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है तो सरकार से मांग करते हैं कि हमको पैसे मतलब पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम करो, कि उनकी प्राइस बहुत ही हाई है। मगर उनको भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल में प्राइस बढ़ रही है तो टैक्स रिडक्शन करके हमारी कंट्री में क्यों कम करे। मेरा एक फ्रेंड था, वो जब टैक्स रिडक्शन नहीं हुआ था और ₹100 थी जब पेट्रोल की प्राइस, तब जो उसका मंथली एक्सपेंसेस था ना पेट्रोल और डीजल पे वो था 3000 समथिंग, ₹100 थी ना तब। और वही फ्रेंड मेरा जब 90 प्राइस हो गई ना, 90 के आसपास जब रिड्यूस किया, अभी रिसेंटली 94 समथिंग आ गई थी प्राइस, तब उसका जो मंथली एक्सपेंसेस था ना वो 6000 हो गया, डायरेक्ट डबल। मैंने उसको पूछा कि पेट्रोल की प्राइस तो कम हो गई तो तेरा ये एक्सपेंसेस क्यों मंथली बढ़ा। इसमें क्या होता है कि
जब टैक्स रिडक्शन होता है ना तो दो तरह से पैसे खाली होते हैं। एक तो जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो तो थोड़ा जाता ही है, उसमें से तो पैसा जाता ही है, उसमें जब टैक्स से पैसा नहीं आता तो वो इनडायरेक्टली कम ही होता है फॉरेक्स रिजर्व। और दूसरा जो होता है ना वो पब्लिक की मेंटालिटी होती है। अभी इसमें क्या होता है कि जब 100 रुपीज़ थी ना प्राइस, तब मेरे फ्रेंड को लगा कि पेट्रोल की प्राइस बहुत ही हाई है, और वो क्या करता था कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस इतना ही था, और उसके घर में 5 लोग हैं ना तो 3 लोग ही यूज करते थे व्हीकल। पर जब पेट्रोल की प्राइस 90 रुपीज़ आ गई ना, तब है ना उनकी साइकोलॉजी कहने लगी कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो गया है। तो अब वो क्या करने लगे कि वो घर से ऑफिस नहीं कर रहा था, ऑफिस से घर से ऑफिस नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था कि घूम के आ रहा था, अननेसेसरी कहीं भी जाके आ रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ, उसको पता ही नहीं चला, भले वो 90 में ले रहा है पेट्रोल 1 लीटर, पर उसका मंथली एक्सपेंसेस तो बढ़ गया ना अननेसेसरी चीजों में। और उसके जो फैमिली मेंबर्स है ना वो भी कहीं भी जाते थे, और कहीं भी मतलब गाड़ी लेके जाते, अलग अलग गाड़ी में खाना ही जाना हो तो भाई जो मेरा फ्रेंड है वो गाड़ी लेके जाता था, भी उसके जो फादर है वो भी गाड़ी लेके जाते थे, और जो मेरे फ्रेंड की बहन है वो एक्टिवा पे जाती थी। जाना एक ही रेस्टोरेंट पे होता है मगर तीनों अलग अलग व्हीकल से जाते थे। तो इससे क्या होता है कि जो ये साइकोलॉजी होती है, 100 से 90 आ गया तो पीपल क्या करते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ा देते हैं कम करने के समय। मगर इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है ना वो भी कम होता जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स रिडक्शन कर रही है ना पेट्रोल, डीजल और उन सब पे, तो इससे है ना 2 चीज से हमारा नुकसान होता है। एक तो हमारा डायरेक्ट पैसा जा रहा है वो जो हमको दिखता नहीं है, हमको लगता है पेट्रोल सस्ता है, अरे भाई ओवरऑल मंथली एक्सपेंसेस तो बढ़ गया ना तुम्हारा। और दूसरा होता है वो जो होता है हमारा हिडन मनी, जो कि है फॉरेक्स रिजर्व हमारा देश का खजाना, हमारा ही खजाना बोल सकते हैं। इसी से ही तुमको सभी फैसिलिटी मिलती है और सब कुछ इसी से ही होता है। सो ये एक चीज है कि पब्लिक को भी डिमांड नहीं करनी चाहिए ज्यादा, कि अननेसेसरी डिमांड कि ये टैक्स रिडक्शन कराओ या ये कराओ, इस चीज पे सब्सिडरी दो। मगर उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, सब्सिडरी देनी चाहिए, मगर अननेसेसरी टैक्स रिडक्शन नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के लिए हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और